नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान वन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रीतिकालीन काव्य आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें पाठ 5 जो सेनापति जी के पद हैं हम कल पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो से सेनापति जी के जो पद हमने पढ़े, पहला जो 2 पद थे वो श्री राम वंदना से थे। आज जो है अब हम इनके 2 पद जो है ऋतु वर्णन शीर्षक से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक से अवतरित है या फिर उद्धृत है। और इसमें जो है सेनापति जी ने ऋतुओं का वर्णन है वो किया है। इसमें इस वाले पद में ग्रीष्म ऋतु का है तो यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। वैसे भी आपको प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में है कि सेनापति कवि है वो प्रकृति के सुकुमार कवि है या प्रकृति का चित्रण ऋतुकाल के कवियों में सबसे ज़्यादा इन्होंने किया है। तो प्रकृति के ये प्रिय, इनको प्रकृति है वो बहुत प्रिय लगती थी और इनके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे पद है वो लिखे हैं। और श्लेष इनका प्रमुख अलंकार था, श्लेष में इन्होंने अच्छे पद लिखे हैं। तो इस प्रकार से सेनापति है उन्होंने प्राकृतिक जो चित्रण है वो किया है, प्राकृतिक चित्रण में ऋतु वर्णन। तो आज हम इसको लेते हैं। तो ये पहला जो पद है वो आपका प्यारे विद्यार्थियों ये 3 और 4 2 तक हमने कल पढ़ लिए हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, वो श्री राम वंदना से हैं और ये जो पद है वो आपका जो है ऋतु वर्णन से है। तो अब पहले पद को पढ़ लेते हैं कि जेठ न जी काने सुधरत खस काने तल ताकत है काने के सुधारी जारियत है कि होती है मरम्मति विविध जल जंत्र ने की ऊंचे ऊंचे अटते सुधा सुधारियत है कि सेनापति अतर गुलाब अरिग जैसा जी, सेनापति अतर गुलाब अरिग जैसा जी, सार तार हार मोल ले धारियत है कि ग्रीष्म के वासरे बराई वे को सिरे सब राजभोग काज साज यो संभारियत है, राज भोग काज साज यो संभारियत है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है वो सेनापति जी का ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। तो इसमें जब ज्येष्ठ के महीने में, जेठ का जो महीना लग जाता है, ज्येष्ठ का महीना, और उस महीने में समीप आते ही ग्रीष्म ऋतु है उसका प्रादुर्भाव होता है या ग्रीष्म ऋतु की भीषणता है या भयानकता से बचने के लिए जो लोग हैं तरह तरह के उपाय करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की इस भीषणता से बचने के लिए तरह तरह के उपाय है वो करते हैं। तो उसका इन उपायों का वर्णन इसमें किया है। ठीक है, किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव है लोगों पर पड़ता है और उस पर लोग किस प्रकार से उनके बचाव के लिए उपाय करते हैं। तो ये पद देखिए कि जेठ नजीकाने, जेठ माने ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ मास या ग्रीष्म का जो महीना है, नजीकाने माने समीप आते ही, सुधरत माने सुधारते हैं। ठीक है ना, सुधारते हैं, सुधारने लग जाते हैं। खस खाने का अर्थ होता है खस की टाट या पर्दे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ज्येष्ठ महीने, ज्येष्ठ मास नज़दीक आते ही या ग्रीष्म ऋतु के आते ही सब लोग हैं वो अपने अपने घरों में खस की टाट या पर्दों को सुधारने लग जाते हैं। जिस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आज के समय में हम कूलर में जो टाट इत्यादि होते हैं उनको सुधारते हैं फिर नए लगाते हैं और जिससे ताकि हवा है वो ठंडी आ जाए, शीतलता देने लग जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस समय जो है सेनापति जी के समय जो खस के जो पर्दे या इनको लोग वो सुधारते थे, उनको ठीक करने लग जाते थे ताकि वो ग्रीष्म ऋतु की इस भयानकता से बचा जा सके, शीतलता का अनुभव किया जा सके। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तल और ताक तह काने के सुधारी झारियत, जारियत माने झाड़ते हैं अर्थात साफ सफाई करते हैं। सुधारते माने सुधार करके, ताक तह काने माने लोग अपने अपने घरों में, मकानों के या घरों के जो तह काने, तलगर
उनको सुधारते हैं, झाड़ करके साफ़ सफाई करके उनको ठीक करते हैं, सुधारते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको ये भाव समझ में आ गया होगा। तो लोग ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, जो ताक तय खाने होते हैं घरों के, जो तलघर है, इन तलघरों को वो लोग हैं वो सुधारते हैं, उनको झाड़ करके साफ़ सफाई के लिए इनको तैयार रखते हैं, ठीक है, ताकि ग्रीष्म ऋतु में इन तलघरों में वो अपना जीवन यापन कर सके, या उन तलघरों में जो तय खानों में रह करके ग्रीष्म की भीषणता से बचा जा सके। प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए, होती है मरम्मत विविध जल जंत्र। इनकी विविध माने अनेक प्रकार के जो जल यंत्र हैं, जिनमें जैसे आपके फव्वारे इत्यादि है, उनको लोग क्या करने लग जाते हैं, फव्वारे इत्यादि है उनको लोग सुधारते हैं। तो उनसे क्या होता है, ठंडक है वो प्राप्त लोग वो करते हैं। तो इस प्रकार से फव्वारों इत्यादि को क्या किया जाता है, लोग वो सुधारते हैं और उन फव्वारों से जो ठंडी हवा है वो प्राप्त करते हैं। तो होती है मरम्मत करते हैं, उनको सुधारा जाता है, मरम्मत किया जाता है, और जो अनेक प्रकार के जो जल यंत्र है, फव्वारे इत्यादि, उनकी मरम्मत की जाती है। और ऊंचे ऊंचे अट्टाते सुधा सुधारी है, ऊंचे ऊंचे जो अट्टालिकाएँ हैं, अट्टालिका, उन अट्टालिकाओं को क्या किया जाता है, ऊंची ऊंची जो अट्टालिकाएँ हैं उनको भी लोग क्या करते हैं, सुधारते हैं। उनके ऊपर सुधारिए, तो सुधा माने चूना, चूने से, या इसको हम कह सकते हैं सफ़ेदी जो है से सुधारियत माने पुताई की जाती है। जो ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएँ हैं, ऊंचे जो मकान हैं, उन मकानों में उन अट्टालिकाओं को चूने से पोत करके उनको क्या किया जाता है, उनकी पुताई करते हैं। तो उससे क्या होता है, चूना है वो ठंडक है वो पैदा करता है, ठंडक शीतलता का अनुभव वो करवाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो चूने की सफ़ेदी से पुताई करके अपने घरों को सुधारते हैं। सेनापति अतर गुलाब अरे गजा साजी, सेनापति कवि कहते हैं लोग हैं वो अत्तर का अर्थ होता है इत्र, सुगंध, जो अंग्रेजी में बोले तो परफ्यूम इत्यादि सेंट है वो है। तो इस प्रकार से ये इत्र, गुलाब, अर्गजा माने चंदन आदि, जो चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, चंदन आदि जो सुगंधित द्रव्य हैं, उन साज सज्जा सामान को, उन साज सज्जा सामग्री को लोग क्या करते हैं, अपने घरों में जो है उसका उपयोग करते हैं ताकि शीतलता का अनुभव किया जा सके। तो ग्रीष्म ऋतु में सेनापति कवि कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में लोग घरों में इत्र, गुलाब, चंदन आदि जो सुगंधित द्रव्य हैं, उन साज सज्जा सामग्री को अपने घरों में उपयोग लेते हैं ताकि ग्रीष्म की भीषणता से बचा जा सके। और सार तार हार मोले ले ले धारी है, जो सार तार का मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो पैसे वाले धनवान लोग, जो लोग हैं श्रेष्ठ या धनवान जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, श्रेष्ठ मोतियों के हार, मोतियों के जो हार है वो क्या करते हैं, मोल मने खरीद करके। तो हार को जो श्रेष्ठ या धनवान जो लोग हैं वो श्रेष्ठ मोतियों के, सफ़ेद मोतियों के जो हार हैं वो खरीद करके धारियत मने धारण करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो गया, जो पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, वे जो है मोतियों के हारों को धारण करते हैं, क्योंकि मोती की जो तासीर होती है या उसकी प्रकृति होती है, कहते हैं कि वो शीतल होती है, ठंडक पैदा करने वाली होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, वो श्रेष्ठ मोतियों के हार को धारण करते हैं। और ग्रीष्म के बाद सर बराइये का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों बिताना, बराइये का अर्थ होता है बिताना, व्यतीत करना, बिताना। तो ग्रीष्म ऋतु के इन दिनों को बिताने के लिए सब ग्रीष्म ऋतु को बिताने के लिए सब के सब जो लोग हैं वो प्यारे विद्यार्थियों शीतलता को प्राप्त करने के लिए, तपन वाले दिनों में व्यतीत करने के लिए सब लोग शीतलता का क्या करते हैं, उपचार करते हैं। तो सीरे का अर्थ यहाँ पर शीतलता, ठंडक, ठीक है ना।
तो शीतलता को प्राप्त करने के लिए ग्रीष्म ऋतु के तपन भरे दिनों को, जो तपन है ग्रीष्म ऋतु की जो गर्मी है, उस गर्मी या तपन के दिनों को व्यतीत करने के लिए सब लोग अपने अपने घरों में शीतलता का क्या करने लग जाते हैं, उपाय करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार तरह तरह के उपाय करते हैं सब लोग है, वो खच के जो पर्दे हैं उनको सुधारने लग जाते हैं, ताक तहखानों को जो है झाड़ करके साफ सफाई करते हैं, जल यंत्रों की जो है मरम्मत की जाती है, ऊंची ऊंची जो अट्टालिका है उनको चूने से पोता जाता है, ठीक है ना, शीतलता प्राप्त करने के लिए। इसके साथ साथ लोग घरों में इत्र, गुलाब और चंदन के सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। जो धनवान लोग हैं वे श्रेष्ठ मोतियों के हार पहनते हैं। तो इस प्रकार के ग्रीष्म ऋतु के जो तपन भरे दिनों को बिताने के लोग शीतलता का उपचार करने लगते हैं। और राजभोग काज साज यूँ समारियत है। राजभोग माने राजसी सुख भोग, राजसी सुख भोग व्यतीत करने के लिए, राजसी जीवन व्यतीत करने के लिए, काज माने कार्य, राजसी सुख भोग के कार्य को साज यूँ संभारियत माने संभालने लग जाते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखा है कि जो राजसी सुख भोग का जो काज है यानी कार्य है, उसके लिए ये साज सज्जा की सामग्री है, साज सज्जा से युक्त जो चीज़ें हैं उनको संभालने योग मैंने इस प्रकार से, इस तरह से, इस प्रकार से ये जो ग्रीष्म ऋतु के आते ही सब लोग हैं इस प्रकार से राजसी सुख भोग के कार्यों की जो साज सज्जा से युक्त जो सामग्री है उनको संभालने लगे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये ग्रीष्म ऋतु का जो वर्णन है सेनापति के द्वारा रचित पद, इनकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। अब विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो इसमें ग्रीष्म काल की विकरालता से बचने के उपायों का वर्णन इसमें किया गया। एक लाइन आप लिख सकते हो कि यहाँ पर अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक गर्मी ज्येष्ठ मास के महीने में जो अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु की भीषणता है, उसकी विकरालता है, उसको बचने के लिए लोग उपाय कर रहे हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास ही है, साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर आपके काव्यलिंग और विप्सा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। अनुप्रास तो है ही है और साथ ही साथ आपके इसमें काव्यलिंग अलंकार है और विप्सा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा ब्रिज है, ये ध्यान रखना, भाषा ब्रिज है। और छंद की बात करें तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है कविता छंदी है, ठीक है। अगला पद हम देखते हैं अब कि दामिनी दमक सूर्य चाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोरते, कोकिला कला पिकल, कुजत है जित तीत सिकरते, शीतल समीर की झकोरते, सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, सेनापति आवन कयो है मन भावन, सुलाग्यो तर सावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलिल चहूरते, लाग्यो है बर सावन सलिल चहूरते। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो वर्णन है वो सेनापति जी का वर्षा काल का वर्णन है, वर्षा ऋतु का वर्णन है इसमें, ठीक है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए सेनापति जी क्या कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश सेनापति जी द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक से रचित है या उद्गृत है, अवतरित है। और इसमें सेनापति जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन है वो किया गया है। और इस वर्षा ऋतु के वर्णन में एक कोई विरहिणी है जो नायिका है, विरहिणी जो नायिका है वो किस प्रकार से वर्षा काल में अपने प्रियतम के बिना विरह वेदना को सहन करती है, तो उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो दामिनी दमक माने बिजली चमक रही है, दमक रही है, दामिनी का अर्थ होता है बिजली। वर्षा काल में जो है बिजलियाँ चमक रही है, दमक रही है। सूर्य चाप की चमक और चारों ओर इंद्रधनुष है, आकाश में इंद्रधनुष है। सूर्य चाप का मतलब होता है चाप मन धनुष, ठीक है। चाप मन क्या होता है, धनुष। और सूर्य का अर्थ होता है देवता, तो देवताओं की जो धनुष हो गई इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की चमक जो है हो रही है। श्याम का अर्थ होता है काले काले, घटा, काली जो घटाएं हैं, बादल हैं, बादलों की घटाएं हैं वो झमक रही है यानी गर्जना कर रही है। झमक का अर्थ होता है गर्जना। अति मन अत्यधिक, अतीव, घनघोर, अत्यधिक घनघोर जो घटाएं हैं वो उमड़ घुमड़ करके जो है बहुत अधिक
घनघोर काले काले बादलों के। अब देखो इस पंक्ति का मैं पूरा अर्थ देख लेता हूँ, या पहले मैं शब्दार्थ बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। कोकिला का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कोयल, कलापी का अर्थ होता है मोर, कल माने मधुर मधुर गुंजन करते हैं, मधुर जो है कुंजन माने गूंजना बोलना, जित तित माने इधर उधर, शिखर ते माने वर्षा जल की बूंद, ते मन से शीतल ठंडी, समीर मन वायु हवा, झकोरते मने झकोरना झोंका, ते मने से यानी उनसे समीर जो हवा है जब चलती है वर्षा ऋतु में तो वो ठंडी लगती है। सेनापति कवि कहते हैं आवन कहो मन आने के लिए कहा, आने के लिए कहो मैंने कहा, मन भावन में मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला कौन? प्रियतम, प्रियतम। सु लाग्यो मन वह, लाग्यो मन लगा, तरसावन मन तड़पाने, ठीक है, तरसाने तड़पाने, विरह जुर मन विरह रूपी ज्वर, जोर ते मन अत्यधिक या अधिकता से जो विरह रूपी ज्वर है वो उसको सता रहा है। आगे देखिए आयो सखी सावन है, सखी कहती है अपनी जो विरणी नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी सावन का महीना आ गया है और मदन सर सावन है, मदन यानी कामदेव है, वो अपनी काम भावना जो है सर सावन मने इस सावन के महीने में बढ़ा रहा है, सावन के महीने में बढ़ा रहा है। और लाग्यो है बर सावन है, ठीक है, सर सावन बर सावन में एमक अलंकार हो गया। लाग्यो बर सावन मैंने बरसाने के लिए, लाग्यो मैंने लगा है। सलील चहूँ और ते, सलील मने जल, चहूँ मने चारों, और ते मने चारों ओर से, ठीक है, ते का अर्थ से हो गया। अब इसका अर्थ देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इस पद में जो है वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा काल को आया हुआ देख करके कोई विरहिणी जो नायिका अपनी सखी से कह रही है कि सखी वर्षा ऋतु जो है आ गई है और इस वर्षा काल में आकाश में बिजलियां हैं वो चमक रही है, दमक रही है, आकाश में बिजलियां जोर जोर से दमक रही है और इसके साथ ही इंद्रधनुष चारों ओर आकाश में चमक रहा है, इंद्रधनुष भी चमक रहा है, आकाश में बिजलियां दमक रही है, इंद्रधनुष जोर जोर से चमक रहा है और श्याम घटा की झमक आती घर घन घोरते, और काले काले बादलों की जो घटाएं हैं वो घनघोर घटाएं उमड़ घुमड़ करके अत्यधिक गर्जना कर रहे, अतीव झमक माने अत्यधिक गर्जना वो कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि श्याम माने काली जो घटा माने बादल, काले जो बादल है वो अत्यधिक घोर घनघोर माने उमड़ घुमड़ करके अत्यधिक गर्जना है वो कर रहे हैं, झमक आती माने अत्यधिक गर्जना कर रहे हैं। और उस समय वर्षा काल में जो कोयल और जो मोर है, ठीक है, जो कोयल और जो मोर है वो अपनी मधुर मधुर आवाज़ है वो बोल करके, मधुर मधुर आवाज़ बोल करके सबको जो है प्रसन्न कर रहे हैं। लेकिन ये विरहिणी नायिका के लिए अच्छी बात नहीं होती। प्यारे विद्यार्थियों आप जानते ही हैं कि विरहिणी नायिका को ये कोयल इत्यादि बोलना ये सब वर्षा काल में सुहाता नहीं है, क्योंकि ये सब विरहिणी नायिका के विरह को बढ़ाने वाले होते हैं, इसीलिए तो प्यारे विद्यार्थियों ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो
कोयल और मोर की जो मीठी मीठी आवाज़ है, मधुर जो गूंजना या जित तित मैंने इधर उधर वर्षा काल में जो है कोयल और जो मोर है वो अपनी मधुर जो स्वर से चारों ओर इधर उधर है वो गुंजन कर रहे हैं या गूंज रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। और वर्षा काल में और सीकर ते शीतल समीर की जकोरी थे, और सीकर ते मन वर्षा जल की बूंदों से जब हवा चलती, हवा का जो झोंका होता है उसमें शीतलता आती है, ठीक है ना, या उसमें शीतलता से युक्त है वो ठंडी ठंडी जो शीतलता से युक्त जो हवा का झोंका है वो चल रहा है। वर्षा काल में वर्षा की जो बूंदें पड़ रही है उसके साथ जब हवा चलती है तो वो हवा शीतलता लिए हुए होती है, अर्थात वो हवा ठंडी लगती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है वो किया गया। सीकर रहते मैंने वर्षा जल की जो बूंद है उसको सीकर कहते हैं, और उससे जो शीतल हवा है शीतल में ठंडी हो गई। समीर का अर्थ हुआ वायु, और झकोर मैंने झोंका या झोंकोरा, तो वायु से जब वर्षा जल के बूंदों के संपर्क में जब हवा आती है तो उस हवा का जो झोंका है वो बहुत ही शीतलता को देने वाला है। सेनापति कवि कहते हैं कि ऐसे मन भावन सावन के महीने में मेरे जो प्रियतम है वो आने के लिए कहा था। आवन कयो मन भावन सु, मन मुझे आने के लिए जो इस वर्षा काल के सुंदर से मन भावन जो ऋतु है, इस समय में मेरे प्रियतम मन को भाने वाले मेरे अच्छे लगने वाले प्रियतम ने आने को कहा था, लेकिन वो आए नहीं है। तो लाग्यो तारे सावन वीर जोर जोर थे, इस कारण मेरे प्रियतम के बिना ये जो वर्षा काल में सावन के महीने में जो है मैं विरह रूपी जो ज्वर है मुझे अत्यधिक रूप से तड़पा रहा है। लाग्यो तारे सावन विरह जोर जोर थे, मैंने अत्यधिक विरह रूपी जो ज्वर है मुझे सावन के महीने में तड़पाने लगा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन है, सखी अपनी नायिका विरहणी जो नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी कि जो सावन का महीना है वो आ गया है, वर्षा काल का समय है वो आ गया है, और इस समय वर्षा काल में मदन सर सावन है, यानी मदन यानी कामदेव अपनी काम भावना को अत्यधिक बढ़ाने वाला है, अर्थात मन में काम भावना प्रेम करने की भावना वो बढ़ रही है। तो लाग्यो बार सावन सलील चौर थे, और वर्षा काल में चारों ओर है जो उमड़ घुमड़ करके बादल है वो उमड़ रहे हैं, उनसे वो अत्यधिक वर्षा हो रही है। तो लाग्यो बर सावन सलील चौर है, वर्षा यानी वर्षा काल में चारों ओर है वो जल ही जल है, चारों ओर बरस रहा है, अत्यधिक वर्षा है वो हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये जो दोनों पद है ग्रीष्म काल का और वर्षा काल का समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अगर विशेष वाले बिंदु में बात करें तो प्रकृति का उद्दीपन रूप इसमें चित्रित हुआ है, इसमें वर्षा काल का वर्णन इसमें किया है। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आप ये लिखेंगे कि प्रकृति का क्या है उद्दीपन रूप इसमें हुआ है, किस प्रकार से विरहणी जो नायिका है उसको वर्षा काल में उद्दीप्त विरह जो है बढ़ाने वाला है, क्योंकि संयोग अवस्था में ये चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन वियोग अवस्था में विरह अवस्था में जो है विप्रलम्ब श्रृंगार में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मन को है कष्ट देने वाली लगती है। तो इस प्रकार से प्रकृति का यहाँ पर वर्णन है वो किया गया है, ये आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ नायिका की उत्सुकता विवस्था और उपालंब ग्लानि आदि भावों की व्यंजना इसमें की गई है कि नायिका किस प्रकार से उत्सुक हो रही है इस वर्षा काल को देख करके, साथ ही साथ है वो ये भी उत्सुकता हो रही है कि मेरे इस वर्षा काल में मेरे प्रियतम वो अवश्य आ जाएंगे, तो उत्साह है। लेकिन वो जब नहीं आते हैं तो विवस्था प्रकट करती है, उपालंब भी उनको देती है। इस प्रकार से ग्लानि का सा भाव भी इसमें प्रदर्शित हो रहा है। तो उत्साह ग्लानि विवस्था ये सब भाव प्रकट हुए हैं। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपके यहाँ यमक अनुप्रास परीक संख्या और आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अनुप्रास तो है ही है, और सर सावन बर सावन में आपका यमक अलंकार है, ठीक है, और परिसंख्या अलंकार है, और आपके आक्षेप भी किया गया है। आए नहीं है प्रियतम तो आक्षेप अलंकार भी हो गया। भाषा ब्रज है ही है, छंद कविता है ही है, ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और छंद की बात करें तो कविता छंद है। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। प्रकृति का शानदार चित्रण है वो सेनापति कवि जी ने इसमें किया है। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में सेनापति जी के आगे के पदों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए व्याख्याओं को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।